हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। तो बच्चों, इसके अंदर अपने जो 12th क्लास के अंदर जो चैप्टर चल रहा था वो डी एंड एफ ब्लॉक। और डी एंड एफ ब्लॉक में अपन डी ब्लॉक के जो फीचर्स है या डी ब्लॉक के अपन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट टॉपिक अपना जो कंप्लीट हुआ था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। और अब अपन आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो टॉपिक का नाम है सेकंड टॉपिक, एटॉमिक और आयोनिक रेडियस। तो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस, पहले तो अपन रेडियस के बारे में बताते हैं कि रेडियस होता क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। कोई भी एलिमेंट है, मान लो ये एलिमेंट है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद क्या होती है, सेल्स होती है। और सेल्स में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अपन ने एक डायग्राम बनाया, स्ट्रक्चर बनाया एटम के रिगार्डिंग। तो अपन कहते हैं न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। और अगर ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, मान लो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसकी जो रेडियस आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, आयोनिक रेडियस। तो ये रेडियस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, रेडियस क्या होता है। और रेडियस सीधी सी बात है, साइज पे डिपेंड करता है। जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसकी साइज़ बड़ी होगी, और जिसकी रेडियस कम होगी उसकी साइज़ क्या होगी, छोटी होगी। तो अपन डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। डी ब्लॉक में क्या इफेक्ट होता है एटॉमिक और आयोनिक रेडियस का। पहले डी ब्लॉक से पहले अपन पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे कि भाई पीरियोडिक टेबल में क्या चेंजेज आता है एटॉमिक या आयोनिक रेडियस के अंदर। तो अपन बात करते हैं एटॉमिक और आयोनिक रेडियस के अंदर डी ब्लॉक के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या चेंजेज आता है। तो यहाँ अपन देखते हैं पीरियोडिक टेबल, ये अपना पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल है और नीचे एफ ब्लॉक आता है, अपन कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से ऊपर से नीचे जो जाते हैं एलिमेंट्स, इनको अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप। ये ग्रुप। और ये लेफ़्ट टू राइट आते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, पीरियड्स। तो ये पीरियड्स। तो पीरियड्स तो होता है लेफ़्ट टू राइट। और अपन पीरियोडिक टेबल में अपन ने जनरली 11th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में ये चीज़ पढ़ा हुआ है कि भाई अगर आप पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। तो अपन देख रहे हैं कि पीरियड में अगर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये क्यों हो रही है, इसका रीज़न यही है कि जो न्यूक्लियस का जो पावर है, न्यूक्लियस का पावर, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इंक्रीज हो रहा है। सेल्स वही है, सेल वही है, सेकंड सेल है तो सेकंड सेल ही रहेगी, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो अपन कह रहे हैं एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर पावर ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के अंदर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बढ़ेंगे। मान लो इसमें 9 प्रोटॉन है, अगले वाले में 10 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, फिर 11, 12, 13, 14, ऐसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, डिक्रीज़। तो ये चीज़ अपन को क्लियर होनी चाहिए कि भाई एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस का पावर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे रेडियस में क्या आता है, डिक्रीज आता है। लेकिन अगर यही पीरियड्स की अगर बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, और ग्रुप में अगर साइज देखेंगे तो एटॉमिक या आयोनिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये पीरियोडिक टेबल्स के अंदर क्यों हो रहा है ये इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ अपन ने यहाँ बताई कि भाई आप एटॉमिक साइज़ के अंदर क्या चेंजेज आता है, अगर पीरियड में जाएंगे या ग्रुप में जाएंगे तो क्या चेंजेज आता है। तो ये चीज़ अपन को बेसिक क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में अपन इस टॉपिक पे आएंगे कि वास्तव में क्या इफ़ेक्ट इसके अंदर होगा। तो अपन बताते हैं, सबसे पहले 3D सीरीज लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये 3D सीरीज है। जनरली जो क्वेश्चंस आपके डी एंड एफ ब्लॉक में बनेंगे वो डी ब्लॉक में 3D सीरीज के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सीरीज से इनका कोई लेना देना, लेकिन 3D सीरीज को आप अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अपन बात करते हैं स्कैंडियम टाइटेनियम। ये एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 21, और फिनिश हो जाता है
30 पे फिनिश हो जाता है। अब अपन बात करेंगे कि भाई इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ जो है थोड़ा सा देखो मैं चेंजेस बता रहा हूँ। स्कैंडियम से क्रोमियम तक यहाँ साइज क्या हो रही है, साइज या रेडियस डिक्रीज हो रहा है थोड़ा सा। मैंगनीज तक या क्रोमियम तक जो है साइज डिक्रीज हो रहा है। आयरन कोबाल्ट निकल में थोड़ा सा साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, सॉरी सेम रह रहा है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं सेम। और कॉपर और जिंक में इंक्रीज, ये तो ये भाई एकदम फ्लक्चुएशन कैसे हो रहा है, ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, ये सीधा एकदम क्यों नहीं हो रहा है कि भाई लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज, ऐसा क्यों हो रहा है। अभी इसके रीज़न बताएंगे अपन। लेकिन अगर अपन नीचे जाते हैं, जैसे स्कैंडियम से यट्रियम, ये 3D सीरीज है, नीचे आएगी 4D सीरीज, फिर 5D, और उसके बाद में कौन सी सीरीज आती है, 6D। यट्रियम, लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथनम, फिर एक्टिनम। तो आपको यहाँ बता दूं मैं कि भाई स्कैंडियम से यट्रियम या 3D से अगर 4D तक जाएंगे तो यहाँ एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाती है, ये इंक्रीज। और लेकिन यहाँ लेंथनम के बाद में जितने भी एलिमेंट आते हैं उसके बाद में इनकी 4D और 5D की साइज़ क्या रहती है, सेम रहती है, और इसमें वापस थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। तो ये चेंजेज क्यों हो रहा है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज इंक्रीज ये सेम हो रहा है, ये चेंजेस क्यों हो रहा है। होना तो क्या चाहिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल को फॉलो करते हो तो स्कैंडियम टू जिंक तक रेगुलरली साइज में डिक्रीज आना चाहिए, और अप टू डाउन अगर जाते हैं तो रेगुलरली साइज में इंक्रीज आना चाहिए। तो ये वेरिएशंस क्यों आ रहा है, इसका रीज़न अपन समझेंगे। देखो रीज़न समझने के लिए अपन एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाएंगे कि वास्तव में चेंजेस कहाँ हो रहा है। तो यहाँ इसका एक न्यूक्लियस बनाया अपन ने, और न्यूक्लियस के बाद में ये क्या बनाई मैंने, सेल्स बनाई। अब देखो ये फर्स्ट सेल, 1, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 3D सीरीज के अंदर ये 3D सब सेल यहाँ आएगा और 4S सब सेल यहाँ आएगा, यही होता है। और डी में अपन को मालूम है, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5 ऑर्बिटल्स के नाम dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz², ये होते हैं। लेकिन अभी अपन को ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं, आपको ये ध्यान रखना है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इस ऑर्बिटल्स के अंदर अपन कहते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये कह रहा है कि भाई 3D सब सेल में जाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, फिक्स है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, 3D सब सेल में। तो जैसे जैसे अपन कह रहे हैं कि जैसे स्कैंडियम में कहेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आया, फिर स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम में ये 5 आ गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। फिर मैंगनीज में भी 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मैंगनीज तक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन डी में जा रहे हैं, और उसके बाद में अब इनकी पेयरिंग स्टार्ट हो गई। तो इसमें मैं 2 चीज़ आपको समझाऊंगा। साइज जो डिपेंड करती है वो 2 चीज़ों पे पड़ती है, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है शील्डिंग इफेक्ट। पहले मैं दोनों के बारे में बताऊंगा कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सीधा सा अपन अगर बात करें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के नंबर पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रेगुलरली इंक्रीज। तो आप ये सोचो कि भाई 21 स्कैंडियम से स्टार्ट होता तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता ही जा रहा है। तो यहाँ न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले 21 थे, 22 होगा, 23 होगा, 24, 25, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे। लेकिन यहाँ 3D सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी साथ में इंक्रीज होंगे। भाई स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, फिर क्रोमियम में 5 और मैंगनीज में भी 5। तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि मैंने जो 2 इफेक्ट बताए, जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एक होता है शील्डिंग इफेक्ट, SHIELD, शील्डिंग इफेक्ट। अगर ये दोनों इफेक्ट होंगे तो ये एटॉमिक साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, एटॉमिक साइज इन पे इफेक्ट करती है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है वो भी आपको क्लियर कर दूँगा, जेड इफेक्ट आपको बता दिया। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि भाई आपके इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ एंटर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एंटर कर रहे हैं,
3D सब सेल में एंटर कर रहे हैं। तो ये मान लेते हैं अपन इस सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि देखो इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ये न्यूक्लियस का पावर यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन ये पावर रोकने वाले कौन है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के 3D इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के इफेक्ट को कम कर रहे हैं, न्यूक्लियस का पावर कम कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। शील्ड का मतलब कवर कर रहे हैं। जैसे जैसे ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। 5 तक तो सारे अनपेड थे तो इतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं था इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाऊँगा इस सेल के अंदर, वैसे वैसे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अगर ज़्यादा होता है तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो आपको शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों बता दिए, क्योंकि अभी जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं अगर आपके फर्स्ट चीज़ क्लियर होगी तो आपके जो आगे जो टॉपिक्स आते जाएंगे वो भी सारे क्लियर होते जाएंगे। लेकिन आपको फर्स्ट टॉपिक में ही कन्फ्यूजन रह गया तो आगे वाले टॉपिक में रेगुलरली कन्फ्यूजन मिलता ही जाएगा, फिर आपके वो चीज़ समझ में पूरी क्लियरली नहीं आएगी। तो अपन को ये पहले चीज़ क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये चीज़ अपन को क्लियर होनी। तो मैंने बता दिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है इस 3D सीरीज के अंदर, और शील्डिंग इफेक्ट कब बढ़ रहा है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ तक तो सारे अनपेड थे मैंगनीज तक, उसके बाद अब पेयरिंग चालू हो गई। तो पेयरिंग आयरन में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा, कोबाल्ट में एक और बढ़ा, निकल में एक और बढ़ा, और कॉपर में 10 हो गए, पूरे पेयर्ड हो गया। कॉपर में और जिंक में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे पेयर्ड आ गए। तो यहाँ अपन बता रहे हैं कि यहाँ ये इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है। जब मैं कहता हूँ जेड इफेक्ट इज ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट को मैं SE से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ, न्यूक्लियस का पावर ज़्यादा हुआ, तब तक तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा। इसका मतलब साइज को क्या कर देगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहाँ शील्डिंग इफेक्ट अभी कम है। इलेक्ट्रॉन एक एक अनपेड जा रहे हैं डी में, लेकिन वो एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट कम हुआ जेड इफेक्ट से, तो यहाँ एटॉमिक साइज थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिक्रीज। लेकिन अगर अपन कहेंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे आयरन, कोबाल्ट और निकल में सेम क्यों रह रहा है, तो यहाँ अपन बता देंगे जेड इफेक्ट इक्वल टू शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ बराबर हो रहा है। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो रेगुलरली बढ़ रहा है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ शील्डिंग इफेक्ट अगर दोनों चीज़ें बराबर हो गई तो अपन कहते हैं वो साइज को कांस्टेंट कर देगा, यहाँ साइज में कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। और अगर कॉपर और जिंक की बात करते हैं तो वो अपोजिट हो गया इसका, जेड इफेक्ट की वैल्यू कम हो गई, किससे, शील्डिंग इफेक्ट से। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है वो साइज को उतना ही ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, हल्का सा वेरिएशन आता है कॉपर और जिंक की साइज के अंदर। तो कुल मिला के अगर आप स्कैंडियम से जिंक तक जाओगे तो साइज में या एटॉमिक साइज में या आयोनिक साइज में या आयोनिक रेडियस में स्लाइटली डिक्रीज मिलेगा। ऐसा नहीं कि स्कैंडियम और जिंक की साइज सेम रहेगी, ऐसा नहीं है, स्लाइटली डिक्रीज मिलेगा। लेकिन ये डिक्रीज ऐसा होगा, पहले कम फिर बराबर और फिर स्लाइटली इंक्रीज। तो इस टाइप से ये वेरिएशन आ रहा है। 3D सीरीज़ का इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। तो अपन ने 3D सीरीज़ की बात कर लिया बाबा, अपन आ जाते हैं ग्रुप की तरफ। ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप कहलाएगा यहाँ पे, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम वाला सीरीज है। 3D से 4D में साइज बढ़ रहा है, रीजन एक ही लिखना है, ड्यू टू नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। तो यहाँ आपको सेल्स इंक्रीज होंगे, सेल्स का मतलब गोले, यहाँ जो अपन गोले बना रहे हैं, ये सर्कल बना रहे हैं, वो अगर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अपन यट्रियम से लेंथनम मतलब 4D से 5D में जाएंगे तो लेंथनम को छोड़ो, लेंथनम के बाद में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनमें जो एलिमेंट की साइज है वो सेम रह रही है। इसको सिंपली एक में एग्जांपल देके, ये जुल्फ जर्कोनियम और लेंथनम के बाद में
हफनियम। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछे जर्कोनियम और हफनियम की साइज में क्या डिफरेंस आएगा, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न पूछे तो आपको लिखना है यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, क्योंकि लेंथेनम के बाद में मैंने बोला आपको, लेंथेनम पे स्टार किया और बोला यहाँ इन दोनों के बीच में 14 एलिमेंट का गैप है, और 14 एलिमेंट का अगर गैप आ जाता है तो वो लेंथेनॉइड जो है वो न्यूक्लियर का चार्ज इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो वो साइज को वापस डिक्रीज कर देगा। लेंथेनॉइड सीरीज में अपन बताएंगे ये कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, क्यों होता है और इसका क्या इफेक्ट होगा। ये सारा टॉपिक अपन एफ ब्लॉक में करेंगे। लेकिन अभी आपको यही ध्यान रखना है, यट्रियम से लेंथेनम तो साइज बढ़ा, लेकिन लेंथेनम से हफनियम की तरफ जाते हैं तो साइज वापस कम हो गया, क्योंकि इसके बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो साइज सेम होगी, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे जर्कोनियम और हफनियम की साइज सेम क्यों होती है, तो इसका रीज़न लिखना है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। हालांकि इसको एक्सप्लेन करेंगे अपन, एफ ब्लॉक के अंदर आएगा। तो ये आपको साइज के बारे में मैंने बताया, मेन चीज़ क्या क्या इसमें इफ़ेक्ट होगा और क्या नहीं होगा। अब अपन को इसके बारे में लिखना है, एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज में क्या क्या चेंजेज हो रहा है डी ब्लॉक के अंदर, वो अपन लिख देते हैं। तो लैंग्वेज लिखते हैं अपन, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एटॉमिक साइज या रेडियस। फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। इन 3D सीरीज फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज एटॉमिक और आयोनिक रेडियस decreases because effective nuclear charge या Z effect is greater than शील्डिंग इफेक्ट। एस ई का मतलब क्या हो गया, शील्डिंग इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट हो गया। इन दिस सीरीज फ्रॉम आयरन टू निकल एटॉमिक साइज remains constant because effective nuclear charge Z effect is equal to शील्डिंग इफेक्ट। ये इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे फ्रॉम कॉपर टू जिंक एटॉमिक साइज slightly increase because Z effect is less than शील्डिंग इफेक्ट। तो ये तीन पॉइंट फिर अपन 4D 3D 4D और 4D 5D की बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में अपन लिख सकते हैं in the group from 3D to 4D series
atomic size increases because number of cells increases. और अब फिफ्थ पॉइंट, फ्रॉम 4D to 5D atomic size remains constant because due to lengthenoid contraction. अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अपन आगे टॉपिक क्लियर करेंगे। तो अभी तक के लिए अपन को ये चीज़ें सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। एटॉमिक और आयनिक साइज में क्या क्या चेंजेज होता है, ग्रुप में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, लेकिन रेगुलरली डिक्रीज़ नहीं मिलता और रेगुलरली इंक्रीज़ नहीं मिलता। इसका रीज़न अपन ने यहाँ लिखा है। तो आपको अगर डाउट्स लगे तो कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, ताकि आपका डाउट्स क्लियर कर सकें अपन। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। अब आ जाता है थर्ड टॉपिक इसका, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ये चीज़ अपन क्लियर करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। ये वर्ड अपन ने 11th में, 9th में, 10th में सुना हुआ है, लेकिन इसको वापस अपन को देखना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग गैप आ जाता है। 9th 10th की पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रहती, 11th में पढ़े ही नहीं और 12th में आ गए वापस। तो वापस अपन को आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है और इस डी ब्लॉक के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या क्या चेंजेस आएगा, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है वो अपन बताते हैं। देखो ये एटम है और एटम के बाहर क्या है, ये सेल्स है, और अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन सेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। यहाँ मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, हालांकि अंदर भी फिल कर रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल कौन सा होगा, वैलेंस सेल ये बाहर वाला सेल जहाँ पे एक रेड डॉट दिख रहा है आपको। तो इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वैलेंस सेल में निकालना भी ईजी है क्योंकि अंदर वाले सेल तो न्यूक्लियस के एकदम पास में आ गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, लेकिन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है। तो यहाँ अपन को अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन डी ब्लॉक में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या फैक्टर्स, क्या इफेक्ट होगा या क्या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है, सीधा सा है, एटॉमिक साइज़। इसलिए मैंने फर्स्ट टॉपिक को थोड़ा एक एक्सप्लेन करके बताया कि भाई ये एटॉमिक और आयोनिक साइज़ क्या होती है, उसके ऊपर ही दूसरी चीज़ें भी डिपेंड करती है। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड का मतलब आपको मैंने बता दिया कि कोई भी एक वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो डेफिनेशन लिख देते हैं एक बार ताकि ये क्लियर हो जाए आपको क्या लिखना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन में। फ्रॉम न्यूट्रल gaseous atom to remove electron from valence cell required energy is known as
आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है जिसमें आप कोई भी सेल के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसी को अपन क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। अगर आप 1 मोल एलिमेंट लेते हो या एटम्स लेते हो, न्यूट्रल गैसियस एटम, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो यूनिट होती है वो हो जाएगी किलो जूल पर मोल। अगर 1 मोल लेते हो तो ये यूनिट रहेगी। जो एनर्जी की यूनिट है उसी को अपन यही लिखते हैं किलो जूल पर मोल। 1 मोल गैसियस एटम्स के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अपने डी ब्लॉक में और या तो सिंपल पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, तो अपन एक बार वापस पीरियोडिक टेबल की तरफ जाते हैं। मैंने ये बताया था पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन डिपेंड करता है साइज पे। ये साइज है, साइज क्या होती जाती है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ जो साइज है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो दोनों में फ़र्क है। और ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी सीधा है साइज पे ही डिपेंड करता है। यहाँ से यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, इसका रीज़न देखो। ये न्यूक्लियस है और ये क्या हो गया, सेल्स है। तो यहाँ अपन कह रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर पावर जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस में पावर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे तो साइज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब आप कह रहे हो कि ये इतने पास में इलेक्ट्रॉन अगर आ गए न्यूक्लियस के, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी है या मुश्किल है, तो अपन कहेंगे मुश्किल है। तो मुश्किल हो गया तो एनर्जी भी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है लेकिन अप टू डाउन डिक्रीज हो जाती है, डिपेंड ऑन द साइज। अब अपन कहेंगे डी ब्लॉक में ऐसा क्या होता है, क्या इसमें चेंजेज आएगा, तो डी ब्लॉक में सेम है, साइज पे डिपेंड करता है, तो साइज पे ही ये चीज़ होगी। तो डी ब्लॉक में अपन कहते हैं 3D सीरीज वापस बनाते हैं अपन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10। और यहाँ अपन कहेंगे यहाँ से यहाँ तक तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। तो आई ई या आई पी भी लिख सकते हैं। पी का मतलब होता है पोटेंशियल, जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक आई पी सेम, और यहाँ से यहाँ तक वापस आई पी इंक्रीज। तो साइज पे डिपेंड करता है, वो साइज के हिसाब से यही चीज़ लगेगी। अब यहाँ से नीचे जाएंगे स्कैंडियम से यट्रियम तक, तो अपन कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। लेकिन वापस अगर 3D से 4D और 4D से 5D गए, लेंथेनॉइड के बाद में आ गए, तो अपन कहते हैं साइज वापस रिमेन्स कांस्टेंट या स्लाइटली इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि 4D और 5D एलिमेंट्स की साइज लगभग सेम होती है और उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये साइज पे डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन ये पूछेंगे आपको कि भाई क्रोमियम एलिमेंट की फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कौन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, या पूछेंगे कॉपर के ऊपर, कॉपर की फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कौन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन बनेगा कॉपर और क्रोमियम के ऊपर। तो अपन इसको देखते हैं कैसे इसका आंसर अपन को बनाना है और कैसे सॉल्व करना है। तो अभी तक मैं साइज़ के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको डिपेंड करती है। कॉपर क्रोमियम का एक्सेप्शन है, ये चीज़ अपन बताएंगे क्यों कम ज़्यादा होता है, क्या वेरिएशंस आता है। तो ये करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन कॉपर क्रोमियम को लेके। ये कॉपर और ये क्रोमियम और कॉपर। ये 24 पे आता है। 29 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा, आर्गन 3d5 4s1, आर्गन 3d10 4s1। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अगर बेस पे बात करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, मान लो क्रोमियम ने
एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अपन ने एक एनर्जी दी है वो IP फर्स्ट दे दी इसको, तो अब बताओ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। कौन सा आयन बन गया ये Cr+ और कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d5 4s0, ये हो गया वैलेंस शेल का। अब आप ये बता सकते हो मेरे को D5 और D10 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है या कम होती है? तो अपन ने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी कि 3d10 और 3d5 अगर ये आते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। अब ये Cr+ स्टेबल ज़्यादा हो गया, तो आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है तो मेरे को कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, IP सेकेंड, और उससे क्रोमियम किस में चेंज हो जाएगा, Cr+2 में चेंज हो जाएगा। तो सेकेंड वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेरे को ज़्यादा देनी पड़ेगी फर्स्ट वाले से। नॉर्मली होता भी यही है, सेकेंड वाला ज़्यादा होता है। अब इसमें भी मैंने IP फर्स्ट दी तो कॉपर जो है प्लस स्टेट में आ गया, और यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d10 और 4s0। अब मैंने सेकेंड IP दी, IP सेकेंड, तो यहाँ किस में चेंज हो गया, कॉपर +2 स्टेट में आ गया। और कॉपर +2 जो है ये अपन कह रहे हैं सेकेंड IP इज ग्रेटर देन फर्स्ट IP, तो यहाँ लिखेंगे IP2 इज ग्रेटर देन IP1। तो ये चीज़ अपन लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपको बता दिया इस टाइप से बनेगा, कॉपर और क्रोमियम का सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर क्यों होता है, ज़्यादा क्यों होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। तो रीज़न आपको बता दिया मैंने, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड d ऑर्बिटल, so they cannot lose the electron easily, then the second ionization enthalpy is greater than first ionization enthalpy। तो इसका रीज़न अपन ने ये चीज़ बताया है। तो यहाँ कॉपर क्रोमियम के अलावा दूसरी चीज़ों पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इसी पे ये क्वेश्चन बने। क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है Fe+2 और Fe+3 जब बनता है तो उसमें से किसकी कौन सी एनर्जी ज़्यादा होगी, या आयरन की सेकेंड या थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कौन सी वाली ज़्यादा होती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। या जिंक का ले लेते हैं, एक जिंक सिंपल एग्जांपल है, 30 पे आता है और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d10 4s2, और एक इलेक्ट्रॉन निकला IP फर्स्ट दी इसको, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d10 4s1। फिर मैंने सेकेंड दी IP सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3d10 4s0। अब बताओ थर्ड IP सेकेंड से ज़्यादा होगी या कम होगी? तो अपन कह रहे हैं D10 स्टेबल है तो थर्ड IP ज़्यादा होगी, और Zn+3 बनता भी नहीं है। सीधी बात है, Zn कहाँ तक बन सकता है, Zn+2 तक ही पॉसिबल है। तो जिंक की एक ऐसा एलिमेंट है जो अपना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी वाले अपने ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक में ये क्लियर करेंगे कि जिंक +2 क्यों दिखाता है। तो यहाँ आपको बस यही ध्यान रखना है किसका IP ज़्यादा होगा किसका कम होगा। सेकेंड IP ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड d ऑर्बिटल्स, ये स्टेबिलिटी का रीजन है। तो यहाँ अपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉपिक को कंप्लीट किया है। इसके बाद अपन आ जाते हैं मेटेलिक नेचर के ऊपर, थर्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, थर्ड टॉपिक है मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर, सारे के सारे 40 के 40 एलिमेंट मेटल्स हैं, सारे के सारे क्या है, मेटल्स है। अपन ने घर पे भी ये चीज़ें सारी देखी हुई है। आयरन आप यूज लेते ही हो, कॉपर की चीज़ें ही काम में लेते हो, जिंक और कॉपर का मिक्स एलॉयज वगैरह ये कांसा और पीतल वगैरह काम में लेते हो। तो ये अपन कहते हैं ये मेटल्स जो है एक्चुअल में हार्ड होते हैं। जिंक को छोड़ दो, जिंक कैडमियम मरकरी, यहाँ सब जगह एक्सेप्शन ही मिलेंगे आपको। जिंक कैडमियम मरकरी और कॉपरनीशियम को ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं बोल सकते, तो इनको एक एक्सेप्शन मान के बाकी सारे एलिमेंट की अगर बात करें तो सारे के सारे एलिमेंट जो है उनके अंदर कौन सा नेचर होता है, मेटेलिक नेचर। और इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो या तो BCC होंगे या FCC होंगे
या HCP होते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में अपन ने करवाया था टॉपिक। BCC का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड। और HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसके अंदर अरेंजमेंट के अंदर ये आपको मेटल्स मिलते हैं। और मेटल्स जो है वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब है इनकी आपको रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे। और इनके अंदर जो ये अरेंजमेंट अपन ने बताया, अब ये जितने के जितने सारे मेटल्स होते हैं नॉर्मली, अगर नॉर्मली अपन बात करें सारे मेटल्स की, दे हैव मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर, तो मेटेलिक लस्टर का मतलब इनके अंदर एक मेटेलिक शाइनिंग होती है। चाहे सिल्वर लो, कॉपर लो, गोल्ड लो, कोई भी चीज़ ले लो, इनके अंदर क्या मिलेगा आपको, एक मेटेलिक लस्टर मिलेगा। ऑल दीज हैव कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, सारे के सारे मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स एक अच्छा कंडक्टर है। हाई कंडक्टिविटी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई MP का मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। रीज़न वही है, इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। अगर मैं कहूँ कि भाई आयरन है, तो आयरन और आयरन के बीच में जो एलिमेंट के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग। अगर ये बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होती है तो वो मेटल उतना ही ज़्यादा क्या होता है, हार्ड। और जो जितना ज़्यादा हार्ड होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो लिख देते हैं इसमें फोर्थ, these metals are hard। और हार्ड जो होता है वो डिपेंड करता है एटोमाइजेशन एनर्जी पे। दे हैव हाई एटोमाइजेशन एनर्जी। ये चीज़ें अपन क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, ये कंडक्टिविटी, मेटेलिक क्लस्टर, ये सारी चीज़ें, और इनका अरेंजमेंट BCC, FCC और HCP। BCC, FCC और इनका क्लोज पैकिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब मेटल और मेटल के अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण अलग अलग मेटल्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो एटोमाइजेशन एनर्जी क्या होती है ये अपन समझाते हैं। कोई भी मेटल जब बनता है या क्रिस्टल बनता है तो सारे मेटल्स जो है इनके अंदर बॉन्डिंग हो जाती है, और बॉन्डिंग होने के बाद में इनका क्रिस्टलाइजेशन होता है, तब ये मेटेलिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो अपन कहते हैं यहाँ अगर इंटर मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा है तो उनका एटोमाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है। और ये एटोमाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं ये 3D सीरीज में अपन बताएंगे। 3D सीरीज में ये बताते हैं कि भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सीरीज हर जगह काम आएगी। आप इसको रट लो पूरी तरह से कि कहीं पे भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो स्कैंडियम में अपन कहते हैं D1 होता है कॉन्फ़िगरेशन में, और 4s2। और इसमें आ जाता है टाइटेनियम में D2, D3, D5 और D5 4s2। फिर आ जाता है D6, D7, D8, D9 और D10 हो गया। तो यहाँ अगर एटोमाइजेशन एनर्जी अगर अपन देखते हैं तो जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे डी में अपन कहते हैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। लेकिन स्कैंडियम में एक ही अनपेड है तो इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग थोड़ी सी कम होगी। जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा करेंगे। अब अपन कहते हैं टाइटेनियम के अंदर 2 अनपेड हो गए, वेनेडियम के अंदर 3 हो गए, लेकिन क्रोमियम के अंदर कितने हो गए, 5 हो गए। अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग और ज़्यादा,
और इसके अंदर S1 होता है, तो S के भी अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये भी अनपेड है। तो कुल मिला के क्रोमियम के अंदर 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद मैंगनीज की बात करते तो वो थोड़ा स्टेबल हो गया, तो ये थोड़ा बॉन्डिंग कम करेगा। जितना ज़्यादा वो स्टेबल होता है, या अपन कहते हैं अपन स्टेबल क्यों होता है, जैसे किसी के चैप्टर पढ़ा हुआ है पूरा, तो वो रिलैक्स रहता है कि हाँ अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम आएगा या पेपर आएगा तो मैं इजीली सॉल्व कर लूँगा। तो ये यहाँ स्टेबल हो गया, तो ये थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, इंटरमेटलिक बॉन्डिंग कम कर देता है। और फिर अपन आगे जाते जाते हैं कि भाई इंटरमेटलिक बॉन्डिंग धीरे धीरे कम हो जाती है। कॉपर तक आते आते इंटरमेटलिक बॉन्डिंग सबसे कम हो गई। तो एटोमाइजेशन एनर्जी इनकी ज़्यादा है, किन की ज़्यादा है? कॉपर, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनकी ज़्यादा होती है। क्रोमियम की, कॉपर की कम होती है, क्योंकि देखो कॉपर और आयरन का आप कंपेयर कर लो। एक रॉड अपन आयरन की लेते हैं सेम वेट की, और एक रॉड अपन कॉपर की ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलेगी किसके अंदर? आयरन की रॉड के अंदर। लेकिन कॉपर की रॉड के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। कॉपर के वायर को अपन इजीली फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन लोहे के सरिये को या आयरन के सरिये को अपन फोल्ड नहीं कर सकते। तो कॉपर सॉफ्ट होता है थोड़ा सा, जिंक उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट, और क्रोमियम जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ये हार्डनेस जो इनकी डिपेंड कर रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? अनपेड इलेक्ट्रॉन पे, हाई एटोमाइजेशन एनर्जी पे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये इनके मेटेलिक नेचर पे अपन लिख सकते हैं। इनके अंदर मेटेलिक लक्चर होता है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं, BCC, FCC एंड HCP अरेंजमेंट मिलता है। इनकी हाई एटोमाइजेशन एनर्जी किन के कारण डिपेंड करती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हाई एटोमाइजेशन एनर्जी, हार्डनेस और इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग जो है, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। और लेकिन जैसे जैसे अपन इधर आ रहे हैं वैसे वैसे हार्डनेस कम होती जा रही। इसका रीज़न यही लिखेंगे, पेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, अनपेड कम हो रहे हैं, पेड ज़्यादा हो रहे हैं। तो इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग या एटोमाइजेशन एनर्जी भी कम होती जा रही है। तो ये अपन ने जो टॉपिक करवाया है अभी, वो है मेटेलिक नेचर के ऊपर। और मेटेलिक नेचर में अपन ने देखा सबके कलर्स जो हैं, अलग अलग कलर्स के मेटल हैं, और इनके अंदर मेटेलिक नेचर भी सबके अंदर होता है। एक आपको इसके अंदर, आपको पूरे डी ब्लॉक के अंदर मरकरी को ध्यान रखना है। मरकरी जो है लेकिन लिक्विड मेटल्स है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो रूम टेम्परेचर पे अपन को किसके फॉर्म में मिलती है? लिक्विड मेटल्स के फॉर्म में मिलती है। तो ये एक्सेप्शंस आपको भूलना नहीं है मरकरी को। बाकी सारी चीज़ें इसी पे ऊपर डिपेंड करती है, क्यों इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, एटोमाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्यों कम होती है, ये रीज़न अपन ने इसके अंदर समझा दिया। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, न्यू टॉपिक लेते हैं ताकि ये चीज़ें अपन को क्लियर हो जाए। अब आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन इस पे जनरली बनता है, 1 नंबर पे बन सकता है। टॉपिक का नाम है 5th, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करता है, ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, ये सारी चीज़ें अपन बताते हैं। हर एक एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में या गेन करने के बाद में कुछ ना कुछ चार्ज ऑक्यूपाई करता है। वो चार्ज इनका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि वो फ्री स्टेट में हो सकते हैं या कंबाइंड स्टेट में, किसी स्टेट में अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन जो चार्ज अवेलेबल होगा वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली अपन जो टॉपिक करेंगे वो 3D सीरीज के ऊपर ही बेस्ड है। और 3D सीरीज के अंदर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर बताएंगे तो कोई भी एलिमेंट की लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। s के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऊपर आपको ये लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा। अब चाहे s में 1 है चाहे 2 है, ये लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा। तो ये पॉइंट है। इसके बाद अपन सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट of element
depend on number of unpaired d electron and number of s orbital electron। तो d के चाहे अनपेड लेने, d के हमेशा क्या लेना, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही लूज हो सकते हैं, और s के अनपेड या पेड जितने भी है वो सारे लूज हो सकते हैं। वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबल क्यों होता है, तो इसका रीज़न भी अपन लिख देते हैं। 3d and 4s सब सेल्स हैव सिमिलर इन एनर्जी, similar in energy so electron can be removed from 4s and 3d सबसेल। अब ज़रूरी नहीं हर बार आपको 3d 4s का ही ध्यान रखना है। 3d की जगह आप लिख सकते हो n-1d सब सेल, और 4s की जगह ns सब सेल भी लिख सकते हो। इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि भाई आप कह रहे हो कि एनर्जी में गैप नहीं है, आप कह रहे हो ये जो है ये सब सेल नीचे वाला है, ये 3d वाला है, इसके ऊपर ये 4s वाला है। अब इलेक्ट्रॉन में दोनों में एनर्जी का गैप बहुत कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये 4s में तो पहले निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन बाद में किस में से भी रिमूव हो सकता है, 3D में से भी रिमूव हो सकता है, क्योंकि एनर्जी डिस्टेंस या एनर्जी गैप क्या होता है इनके अंदर, कम होता है। उसके बेस पे अपन कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स है इसमें या NS में से किसी में से भी रिमूव हो सकता है। अब अपन ये क्लियर कर देते हैं यहाँ पे कि भाई n-1d और NS पे कैसे ये डिपेंड करता है, और ये अपन ने जो लाइन लिखी है उसको अपन समझाते हैं। पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए। तो लेते हैं अपन इसी के ऊपर थोड़ा सा, देखो अपन बात करते हैं 3D सब सेल की। 3D में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये आपको कितनी बार बता दिया है, जितनी बार बता रहा हूँ उसी बार सब बार यही बोल रहा हूँ मैं कि आप 3D सब सेल को मत बोलो, 3D सीरीज को मत बोलो। 21 पे आता है कॉन्फ़िगरेशन में, शॉर्ट में ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1, 3D10 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ काम आ रहा है, तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो इन एलिमेंट में जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ देखो सबके पास लगभग 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के। तो अपन कहते हैं ये एलिमेंट नॉर्मली जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होगी वो +2 है। अब स्कैंडियम भी एक थोड़ा सा एक्सेप्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि स्कैंडियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, उससे अच्छा तो है तीनों ही निकल जाए। भाई स्कैंडियम क्या चाहता है, मैं इनर्ट गैस बनना चाहता हूँ। अब इनर्ट गैस कब बनेगा, जब तीनों के तीनों लूज हो जाएंगे। तो स्कैंडियम तो अपन +2 स्टेबिलिटी कम बताएंगे, लेकिन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है स्कैंडियम के लिए, +3। और बाकी वाले जो एलिमेंट है उसके लिए अपन बताते हैं इसके वैलेंस शेल में 2 है, तो +2 स्टेबल है, +2 स्टेबल है। क्रोमियम का +1 ज़्यादा स्टेबल होता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, इसका +1 की स्टेबिलिटी कम होती है। बन सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है बनेगा नहीं, लेकिन स्टेबिलिटी कम होती है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं +1 बता सकता है, +2 +2
+2 +2 +2 तो होता ही है, +1 इसका है और इसका भी +2। तो अपन ने बताया कॉपर और क्रोमियम है, इनका +1। हालांकि क्रोमियम की ये स्टेट मैंने लिखी अनस्टेबल है, इसका कोई कंपाउंड अपन को अभी मिला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इसमें +1 हो सकता है, और ऐसा कैसा कॉपर में भी हो सकता है। अब अपन बात करते हैं स्कैंडियम का। +2 ज़्यादा स्टेबल नहीं है, +3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि स्कैंडियम तो चाहता ही है कि तीनों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। अब बात करते हैं, अगर मान लो डी में से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2 एस के और 1 डी का, तो +3 स्टेट आएगा। और एक और लूज कर दे तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पॉसिबल है, +4 तक ये टाइटेनियम जा सकता है। अब वेनेडियम की अगर बात करते हैं तो वेनेडियम में +3 भी हो सकता है, +4 भी और +5 भी हो सकता है। और क्रोमियम की अगर बात करें तो +3 +4 +5 और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, +6। +6 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बाद में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये मिल जाता है इसको। इसमें +3 +4 +5 और +6 7 तक जा सकता है, +5 +6 +7। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज, विच एलिमेंट शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज? आंसर लिखना है मैंगनीज, Mn। तो Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 पॉसिबल है। अब यहाँ पर +3 +4 +5 +6, हालांकि ये +6 +4 +5 ये स्टेबल कम होते हैं, 2 और 3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पर ये कितना हो सकता है, +3 +4 +5 तक, +3 +4, और ये मैंने बता दिया और ये बता दिया। तो देखो आपको जो ध्यान रखना है, मैंने देखो एक पॉइंट आपको पहले ही बता दिया था, आपको सिर्फ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है डी के अनपेड, और एस के कोई भी पेड अनपेड चल जाएगा। तो डी के अनपेड, तो यहाँ तक तो डी सारे अनपेड ही थे, तो यहाँ तक तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, लेकिन फिर कम क्यों हो रही है, इसका रीज़न अपन को ध्यान रखना ज़रूरी है। रीज़न क्या है, देखो अपन कहते हैं कि भाई यहाँ आप कह रहे हो आयरन के अंदर तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर तो +8 तक जाना चाहिए, लेकिन +6 तक जाके क्यों रुक गया ये आयरन, और कोबाल्ट +5 में ही ख़त्म हो गया और निकल +4 में ख़त्म हो गया। रीज़न क्या है, तो अपन इसका रीज़न यहाँ समझाएंगे। मैंने जो चीज़ आपको क्लियर करी थी, ये बताया था कि आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन लेने हैं, किसके, डी के, और एस के चाहे पेड हो या अनपेड हो कोई भी ले लो। तो 2 तो अपन एस के मान लेते हैं, फिक्स है, पहले ही आ जाते हैं, क्योंकि लो एनर्जी में ऑर्बिटल्स है ये। अब अगर आयरन की बात करें तो आयरन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, तो ये 5 तो हो गए और ये छठा पेड, तो कुल मिला के यहाँ पेड इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, डी में एक ही पेड है और बाकी चारों क्या है, अनपेड है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं यहाँ पे, 4, और 4 ये लूज होंगे और 2 ये लूज होंगे, तो मैक्सिमम अगर सारे लूज कर दें अनपेड और ये एस के पेड, तो मैक्सिमम स्टेट यहाँ इसकी कितनी बताई मैंने, +6। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन का कितना होता है, +6, लेकिन लोवेस्ट स्टेट जो है वो कितना है यहाँ पे, +2 ही है। क्यों है 2, क्योंकि एस के 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर एस के 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो इनका स्टेट कितना आएगा, +2 ही आएगा। फिर ऐसे ऐसे कोबाल्ट की बात करेंगे, एक और अनपेड हो जाएगा, तो 3 और 2 5 ही लूज होंगे, निकल में एक और अनपेड पेड हो जाएगा, तो फिर 4 ही होंगे, और कॉपर में तो सारे ये पेड ही होते हैं, लेकिन कभी कभार ये एक्सेप्शंस आता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल है, क्योंकि ये जो कंपाउंड बनाता है वो इसके फॉर्म में स्टेबल ज़्यादा हो जाता है। तो कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल है, +1 के अलावा। होना तो क्या चाहिए, +1, लेकिन कौन सा स्टेबल है, +2 भी स्टेबल है। तो ये है। और जिंक जो है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए नहीं बोला, देखो सबके मैंने कुछ ना कुछ आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं। स्कैंडियम को छोड़ो, स्कैंडियम का हो तो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी 3 की ज़्यादा है। एक जिंक ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें मैंने क्या लिखा है आपको,
ओनली +2 लिखा है, इसका मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है जो अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। वेरिएबल का मतलब चेंज करने वाले, जितने एलिमेंट लिखे हैं वो सारे चेंज कर रहे हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन नहीं शो करता है? जिंक शो नहीं करता है। इसलिए अपन कहते हैं जिंक की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक ही है। और वो कौन सी स्टेबल है इसकी? +2 इज मोर स्टेबल देन अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन बाकी वाले जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अपन को यही लिखना है इनके बीच में 3D और 4s के बीच में या n-1 D और ns के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। और लो एनर्जी गैप के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स जो है डी में से भी रिमूव हो सकते हैं और s में भी रिमूव हो सकते हैं। इसलिए अपन कहते हैं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे हैं। और अपन ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी, अगर Mn आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मिले तो ये यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग। और लोवेस्ट में अगर कोई एलिमेंट मिलता है तो वो कौन सा एजेंट बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब बनेगा? इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ मैंने स्कैंडियम और जिंक जो है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बाकी सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जो एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट बिहेव करता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट किन को बोलेंगे ये अपन ने बता दिया। अब आगे अपन बताते हैं, अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाता है तो वो जनरली आयोनिक कंपाउंड बनाता है। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये कोवैलेंट होगा। तो रीजन है, डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। अगर आपने कहा इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ही निकालो तो साइज़ थोड़ा बड़ा रहेगा। कोई भी न्यूट्रल एटम में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो साइज़ थोड़ा सा हल्का छोटा हो जाता है, क्योंकि वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है। फिर एक और निकाला तो और थोड़ा छोटा, एक और निकाला तो और थोड़ा छोटा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं एटॉमिक साइज़ या आयोनिक साइज़ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और इस डिक्रीज के बेस पे अपन ने बताया कि Mn+7 में बहुत छोटा हो जाएगा एटॉमिक साइज़ या आयोनिक साइज़ छोटी हो जाएगी, लेकिन +2 में इसका साइज़ क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। और अगर आपको पूछे MnO और Mn2O7 में कौन ज़्यादा आयोनिक करेक्टर या कोवलेंट करेक्टर शो करता है, तो इसका रीज़न अपन बताते हैं इसी पे। तो यहाँ अपन बात करें कि भाई Mn का मैंने दे दिया MnO, और एक मेरे पास है Mn2O3 और एक है Mn2O7। हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये तरीका भी आपको बता दूं इसके अंदर। जिसका एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना उसको x मानो, और ऑक्सीजन का नॉर्मली -2 होता है और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो x = चार्ज आ जाएगा +2। तो Mn पे चार्ज कितना है? +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +3 और इसमें +7 है। तो यहाँ लो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आती है कोई भी एलिमेंट की, कौन सी स्टेट आती है? लो। इसमें ये कंपाउंड जो है वो कौन सा नेचर शो करता है? आयोनिक। और इसमें जो आपके कंपाउंड जो है वो कौन सा नेचर शो करेगा? कोवैलेंट। और कोवैलेंट के लिए यही ध्यान रखो, अगर सेंट्रल एटम या मैंगनीज का साइज जितना छोटा होता है उसका कोवैलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, और जिसका साइज बड़ा होता है सेंट्रल एटम का उसका कोवैलेंट करेक्टर उतना ही कम होगा, आयोनिक करेक्टर ज़्यादा होगा। एक चीज़ और अपन क्लियर करते हैं, जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसे MnO है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें ये जो करेक्टर होगा इसका बेसिक करेक्टर है। बेसिक के बाद में जैसे जैसे करेक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है ये एम्फोटेरिक हो गया, एम्फोटेरिक। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड या ऑक्साइड है वो कौन सा करेक्टर शो करेगा? एसिडिक करेक्टर शो करेगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक नेचर शो करते हैं, इंटरमीडिएट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एम्फोटेरिक हो सकते हैं, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जो
कोवलेंट करेक्टर आपको शो कर सकते हैं, कोवलेंट के साथ एसिडिक नेचर आपको शो कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें अपन ने बताई, इसके अलावा कुछ एलिमेंट जो है कंपाउंड बनाते तो हैं लेकिन उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो भी होती है। ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कंपाउंड बनाते हैं और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाता है? तो यहाँ अपन बात करते हैं कुछ एलिमेंट की। जैसे मैं बात कर रहा हूँ FeCO5 या NiCO4। ये जो दो कंपाउंड है मैंने लिख तो दिए हैं यहाँ पे, FeCO5 है यहाँ पे, आयरन कार्बोनाइल और निकल कार्बोनाइल, ये दो कंपाउंड है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट ही जीरो होता है। तो x अगर इसका निकालना है +5 × 0 करना है इजिकल टू क्या आया 0। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हो, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा 0। इन एलिमेंट ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया तो है लेकिन इनके अंदर खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है 0। तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं विथ कार्बन मोनोऑक्साइड ए कार्बोनाइल कंपाउंड। इसके अलावा जो चीज़ें आपको बताया, वेरिएबल क्यों शो करता है, क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर नीचे होता है, इनके एनर्जी का डिफरेंस कम होता है ज़्यादा होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन लूज करके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन को इसमें ध्यान होनी चाहिए, मालूम रखना है। और एम्फोटेरिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है और ये क्या होता है। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर ले वो उस नेचर को अपन क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक। और एसिडिक का मतलब आपको मालूम ही है, जो H+ आयन ज़्यादा देता है। और बेसिक का मतलब भी आपको मालूम है। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में अपन कहेंगे जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताई है, इस चीज़ को यहाँ तक आप अलग रखोगे क्योंकि ये टेबल में फिर कंफ्यूजन नहीं हो जाए। निशान कर देता हूँ, ये टेबल है, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने साइन किया है टेबल का है। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि +7 में जो कंपाउंड बनते हैं वो जो एसिडिक करेक्टर के होंगे या बेसिक के, तो ये चीज़ अपन ने इसमें क्लियर बता दी। इसके अलावा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर लगभग ये सारी चीज़ें अपन ने क्लियर करी है। फिर भी ये टेबल को आपको ध्यान रखना है, वे टेबल ये इम्पोर्टेंट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। और +2 में जो करेक्टर्स है वो आयोनिक करेक्टर्स बता दिए इसके। तो ये चीज़ें, इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट पे और भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, एक दो क्वेश्चन बताते हैं अपन इससे रिलेटेड। जैसे आपको पूछ लिया आयरन का +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट है लेकिन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो आप देखोगे इसमें, देखो अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं यहाँ से, 2 S के और 1 D का, तो कौन सी स्टेट आती है +3, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। और D5 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो +3 इज मोर स्टेबल देन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे भी आपको पूछ सकते हैं कि भाई ये Mn जो है इसमें +2 और +3 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो +2 इज मोर स्टेबल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक गायब हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन गायब होने के बाद D5 आएगा और D5 की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन। इसके अलावा क्रोमियम कॉपर इनका भी ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। वाई स्कैंडियम सोज +3 ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अपन को मिल जाता है, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये अनपेड और पेड इलेक्ट्रॉन में स्टेबिलिटी भी अपन यही बताएंगे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ लिख देते हैं D0 अगर आता है तो उसका स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, D5 अगर आता है तो स्टेबल है, या D10 अगर आता है तो भी ज़्यादा स्टेबल है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है हाफ फील्ड, फुल फील्ड एंड ब्लैंक d ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, उसी के ऊपर अपन ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो इसमें अपन इतना ही टॉपिक कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपके फिर भी इसमें डाउट्स, प्रॉब्लम्स या कुछ आए तो आप इस ऐप में जो नंबर गिवन है उस पर कॉल या मैसेज कीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस ऐप को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये स्टडी रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।